जय हिंद। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन चेन्नई से। दोस्तों, हम कल जब बात कर रहे थे, थर्ड सीपीसी फोर्थ सीपीसी जब बात कर रहे थे, मैंने एक पॉइंट भूल गया था। दोस्तों, थर्ड सीपीसी के बाद जो है ऑफिसर्स का जो पेमेंट पेंशन में जो फायदा उनको मिला, उसके साथ साथ उनको एक अलाउंस भी ज्यादा मिला था, जिसको बोलते हैं डिस्टर्बेंस अलाउंस। यानी कि बार बार उनका जो है ट्रांसफर होता है, इसलिए एक डिस्टर्बेंस अलाउंस करके आईएएस ऑफिसर के जो नहीं मिला था, ये ऑफिसर्स को मिला था। लेकिन ये डिस्टर्बेंस अलाउंस जो है जवानों को नहीं मिला। उसके बाद जब फोर्थ पे कमीशन जब आया था, नाम बदल दिया, डिस्टर्बेंस अलाउंस का नाम बदल के उसको रैंक पे करके बदला। ये रैंक पे जो है ब्रिगेडियर तक मिला। लेकिन जवानों ने क्या गलती किया, जवान का रैंक नहीं है। एक मेजर का जो है 200 रुपए जो रैंक पे था, जवानों का कम से कम 50 रुपए अगर मिलता तो वो भी 1986 में वो बहुत बड़ा रकम था। जवानों को मतलब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था और कोई रिकमेंडेशन भी नहीं किया। दोस्तों, हमारे साथ जो कुछ भी आज तक हुआ, चाहे वो थर्ड पे कमीशन हो या फोर्थ हो या फिफ्थ हो सिक्स्थ हो, हर बार हमारे जो ऑफिसर्स के जो है ब्यूरोक्रेट्स के साथ हाथ मिले हुए थे, क्योंकि बजट गवर्नमेंट कहते हैं कि इतने के अंदर होना चाहिए, और इतने के अंदर अगर होना चाहिए तो किसका पेट काटने से ऑफिसर्स को फायदा मिलेगा, ये बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफिसर्स को जो मांगे थे वो सब कुछ मिला, फिर भी ये डिग्रेडेशन कहां से आया? ये डिग्रेडेशन इसलिए कह रहे हैं कि जो कमांड करते हैं ना, यूनिट का या ब्रिगेड का, ये जो है इसमें बीएसएफ और हमारे जो डिफेंस, इनमें थोड़ा सा फर्क था, यही डिग्रेडेशन बता रहे हैं। लेकिन असल में जो थर्ड पे कमीशन के बाद जो है जवान और सिविलियन की तुलना में जो सिविलियन आगे चलते रहे और जवान नीचे जाते रहे, इसके बारे में किसी ने आवाज नहीं उठाया। जो मतलब अभी भी जंतर मंतर ग्रुप के साथ है, आप लोग ये पूछिए असल में डिग्रेडेशन किसका हुआ? जो प्राइमरी टीचर का आज का क्या मतलब वेतन क्या है और प्राइमरी टीचर का पेंशन क्या है, उसके बराबर जो है एक नायक हवलदार को मिल रहा है क्या? दोस्तों, जो एजुकेशन जो बता रहे हैं ना, उन दिनों में मैं एक कहानी सुनाता हूं, छोटा सा कहानी। एक बहुत बड़ा पंडित, ज्ञानी, पढ़ा लिखा आदमी एक नाव में जा रहा था। तो इसने पढ़ा लिखा आदमी ने जो नाव चलाने वाले से सवाल किया, तो उसने हर एक सवाल का नहीं मालूम बता रहा था। कहता कि तुमने अपने जिंदगी, आधा जिंदगी तो खराब कर दिया, ये तुमने कुछ भी नहीं सीखा, तुम्हारा आधा जिंदगी तो ऐसे ही खराब हो गया। तो नाव वाला ने पूछा कि सर, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, आपने तैरना सीखा, स्विमिंग? पंडित ने बोला नहीं। कहता कि आपने तो अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दिया, क्योंकि अब ये नाव डूबने वाला है।
कहकर ये जो है पानी में कूद के बाहर निकल गया और ज्ञानी का तो खत्म हो गया वही कहानी। दोस्तों मैं ये किस लिए आपको बता रहा हूं, उन दिनों में जो है हमारे पास क्या था, 303 राइफल। इतना मतलब ये 303 राइफल, इसको चलाने के लिए, इसको उठा के ले जाने के लिए ताकत चाहिए था। तो उन दिनों में मतलब ताकत की जरूरत था, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था। और ये सारी जो चीज उठा के कंधे पे रख के और पहाड़ चढ़ना है, तो उसके लिए ताकत की जरूरत था। इसलिए जो है आर्टिलरी, इन्फेंट्री, इसमें जो है अट्ठा कट्टा आदमी है, चलो ठीक है, पढ़ा लिखा कम, कोई बात नहीं। अगर वो पढ़ा लिखा आदमी होता और ताकत नहीं था, तो फिर वो ऊपर कैसे जाएगा। जो भी लड़ाई हुआ, चाहे वो 1946-47 हो या 1962 हो या 1965 या 1971, ये सारी लड़ाई जो है पुराने हथियार के साथ हुआ, जिसको चलाने के लिए शरीर में ताकत चाहिए था। और वो ताकत उनमें से उन लोगों में था जो पढ़ा लिखा कम था, लेकिन उनका जो हिम्मत, उनका जो मनोभाव और उनके जो जोश, उसके लिए मतलब पढ़ाई की जरूरत नहीं था। लेकिन हमारे जो अफसर्स है, जब थर्ड पे कमीशन में फिक्स करना था पे, उनकी पढ़ाई को बीच में लेके आ गया। यानी कि जो ट्रेन्ड इन्फेंट्री सोल्जर, उसको सेमी स्किल्ड लेबर की बराबर कर दिया, और वो भी 3 साल के बाद। और 3 साल से पहले वो मतलब सेमी स्किल्ड लेबर भी नहीं था। 1962 हो या 1965 हो, अगर आप देखोगे शहीद जितने भी हुआ है, उसमें 1.5 साल 2 साल के बहुत ज्यादा मिलेंगे। वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने मतलब हिम्मत के साथ उन्होंने मतलब हमारे देश को बचाया। इसके बारे में कोई नहीं बताया, मतलब किसी अफसर ने जो है ब्यूरोक्रेट्स को नहीं बताया, किसी अफसर ने जो है हमारे जो नेता लोग हैं उनको नहीं बताया। क्योंकि नाम कमाने वाला कौन है, लड़ने वाला सिपाही, लड़ने वाला नायक हवलदार, नाम कमाने वाला अफसर। दोस्तों ये पढ़ा लिखा के जो कारगिल वार के बाद ही जो है ज्यादा पढ़ा लिखा की सवाल आया। लेकिन कारगिल वार से पहले ही जो जवान भर्ती हुआ था, 8वीं क्लास 10वीं क्लास पास हुआ, और आज के दिन में डिग्री पास करके भी लोग आ रहे हैं। तो इसलिए जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड के हिसाब से शुरू से जो रखा था वो गलत था। इसके बारे में किसी ने भी आवाज नहीं उठाया। अगर आप थर्ड पे कमीशन हो या फोर्थ हो या फिफ्थ हो, आप सारे पे कमीशन अगर पढ़ोगे ना, उसमें क्वालिफिकेशन बता रहा। एक फौजी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? फौजी के लिए क्वालिफिकेशन है उसका करेज, उसका हौसला, उसका जो है बॉडी, सबसे पहले वही चाहिए। बाबू मतलब बाबू कोई भी बन सकता सिविल में, चाहे वो बैंक हो या आईएएस अफसर हो, उनके लिए मतलब सिर्फ पढ़ाई की जरूरत है, बाकी और कोई चीज नहीं। लेकिन फौज में 90% लोगों को चाहिए ताकत, और वो ताकत मिलता है शरीर की वजह से। और इनके जो ताकत जो है बॉडी ताकत में बता रहा हूं, इसके बारे में ध्यान नहीं दिया दोस्तों। रैंक पे नहीं दिया,
फिर उसके बाद जो है छठा पे कमीशन में भी इसी का असर था। अब वन रैंक वन पेंशन जो है पहले, चाहे वो मतलब जब हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत सिंह सर लड़ रहे थे, या एनएक्सीसी ने आवाज उठाया, और उससे पहले एयरफोर्स मतलब छोटा छोटा संगठन ने आवाज उठाया, कभी भी जो है ये होशियारी कमेटी का जो रिकमेंडेशन के बारे में बात ही नहीं किया था। उस टाइम उन्होंने ये मांगा था कि हमारे जो पे होना चाहिए 73 से पहले जैसे सिविलियन के साथ हमारा कंपैरिजन था, वो पे चाहिए, और उसके हिसाब से 70% हमारे पेंशन होना चाहिए, यही मांग था। लेकिन उसमें ऑफिसर्स का कोई फायदा नहीं था। ऑफिसर्स ने फायदा कब देखा है? 2006 के बाद ही देखा है, क्योंकि 2006 से पहले पेंशन में इतना बड़ा जो गैप नहीं था, ज्यादा फर्क हुआ था 2006 के बाद। इसलिए जो है इनको जो भी मतलब ऐसा है ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो देते हैं हमारे अफसर्स, इंटीग्रेटेड एमओडी से इनको मतलब टर्म्स ऑफ रेफरेंस देते हैं, उसी के अनुसार पे कमीशन रिकमेंडेशन होता है, या कोई भी कमिटी रिकमेंडेशन उसी के अनुसार होता है। तो कभी भी वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस लीक आउट नहीं हुआ। उसके अनुसार अगर आप देखोगे तो आज का पेंशन पिछले वालों को, ये नारा जो है होशियारी कमेटी के बाद शुरू हुआ, क्योंकि अफसर को फायदा था, और उन्होंने पूरा जो वन रैंक वन पेंशन का जो खेल खराब कर दिया। हमें चाहिए था 70% पेंशन, और सिविलियन के बराबर हमारा पे होना चाहिए। ये है असली वन रैंक वन पेंशन, यही है। दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। तो मैं शाम को फिर अभी का जो जेसीओ को किस तरह नुकसान हुआ, ये नुकसान कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में हम शाम को बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, भारतीय सेना जिंदाबाद। 14 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर सब चले आना। 14 तारीख नवंबर 2022 हम अपनी ताकत दिखाएंगे। हमने आज तक यानी कि 2014, 15, 16 में हम किसी और के लिए बैठे थे, किसी और की भलाई के लिए, फायदा के लिए। अब की बार हम बैठेंगे अपने फायदे के लिए, खुद लड़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।